हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो बेटा फाइनली सोशल साइंस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा सिविक्स का है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का, जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि बेटा एक न एक दिन हम शुरुआत करेंगे एसएसटी क्लास 10th का जो आपका बोर्ड आने वाला है उसको ध्यान में रख के। तो अपने मकसद पर कदम रखते हुए बेटा आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स क्लास 10th पावर शेयरिंग, कि पावर को कैसे शेयर करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स और अलग अलग लेवल पे कैसे पावर को शेयरिंग करेंगे। यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले एक लाइन है बेटा, मैं इसकी बात करना चाहता हूं। हाउ डिवाइडिंग कंट्रोल इज द सीक्रेट टू कीपिंग कंट्री टुगेदर। कैसे हम पावर को डिवाइड करके जो कंट्री अलग अलग होने की कगार पे है कैसे उसको इकट्ठा रखेंगे, अब वही हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। पावर शेयर करके हम कैसे कंट्री को इकट्ठा करेंगे, उसको वीक नहीं होने देंगे। तो सबसे पहला कुछ मिथ जो भ्रम है और रियलिटी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा मिथ ये है बेटा, हमें ऐसा लगता है कि सरकार सारे पावर को होल्ड कर लेगी तो बड़ी स्ट्रांग बन जाएगी, बड़ी मजबूत बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सारी पावर आप रखोगे तो बाकी लोग हो जाएंगे नाराज, इसलिए पावर को शेयर करना पड़ेगा। तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, तुम भी रूल करो हम भी रूल करेंगे, ये चलता है बेटा। सेकेंड, रियलिटी क्या है। डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या बेटा, जितना हम पावर को शेयर करेंगे ना उससे देश उतना ही मजबूत होगा, ठीक है ना। रियलिटी ये है, अगर आपने सारा पावर अपने पास रखा तो मतलब खत्म। थर्ड, अब हम देखेंगे दो एग्जाम्पल है, उसकी हेल्प से देखेंगे कि मसला क्या है, दिक्कत कहां पे है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब यहां पे हमारा प्यारा मैप वर्क आ चुका है बेटा। मैपिंग में देखेंगे दो कंट्री का मैप है, एक तरफ बेल्जियम दूसरी तरफ श्रीलंका। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप बेल्जियम को देखोगे, बेल्जियम एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। कहां पे है, यूरोप के अंदर बेल्जियम है। वही श्रीलंका जो बेटा है ना, वो श्रीलंका कहां है, इंडिया के ठीक नीचे। इंडिया के चरण कमल में कौन है, श्रीलंका, रावण का देश, जहां पे वानर सेना ने कर दिया था हमला, ठीक है बेटा। अब चलो शुरू करते हैं। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन था ना, वो पॉपुलेशन था 10 मिलियन, लगभग 1 करोड़। और यहां पे फैमिली प्लानिंग पे ध्यान नहीं दिया और पॉपुलेशन हो गई लगभग 2 करोड़। यहां हम दो हमारे दो, यहां हम दो हमारे 10 वाला मामला हो गया। अब तीसरा देखो बेटा, यहां पर हाईली डाइवर्स ग्रुप है, यहां पर अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं, यहां पर अलग अलग एथनिक ग्रुप और लैंग्वेज के लोग रहते हैं। ये चीजें दोनों में कॉमन है। पॉपुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, और एक कंट्री यूरोप में है और दूसरी हमारे साउथ एशिया में, इंडिया के चरण में। अब देखो, अब दोनों को हमने देख लिया, दोनों की लोकेशन क्या है और वहां की डेमोग्राफी क्या है। अब बेटा आगे देखेंगे हम, अब आगे देखेंगे बेटा, अब वहां की डेमोग्राफी को और डिटेल में देखेंगे। बेटा अगर आप बेल्जियम की डेमोग्राफी देखोगे तो लगभग 59% लोग जो हैं, लगभग 59% लोग कैसे लोग हैं, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। 59% लोग डच स्पीकिंग हैं और वहीं पे 40% लोग क्या हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले हैं। 1% यहां पे जर्मन भी है जो इसमें नहीं दिया है, ठीक है बेटा। जर्मन स्पीकिंग में 1% है, 1%। तो 59 प्लस 160 प्लस 40 100% हो गया। तो जो डच स्पीकिंग बेटा लोग हैं ना, ये रहते हैं ये रहते हैं फ्लैमिश रीजन में। वहां पे एक एरिया है, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग रीजन है ना, उसी तरीके से वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। कहा, बेल्जियम के फ्लैमिश रीजन में रहते हैं 59% डच स्पीकिंग लोग। ऑन द अदर हैंड जो 40% फ्रेंच है ना बेटा, ये कहा रहते हैं, वेलोनियन रीजन में रहते हैं। वेलोनियन रीजन में ये रहते हैं कौन भाई, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग। लेकिन यहां पे कैच है, यहां पे एक मसला है। मसला क्या है कि वहां का जो कॉम्प्लिकेशन वहां पे है, वहां की कैपिटल के अंदर, वहां की जो कैपिटल है बेटा, कैपिटल के अंदर बिल्कुल ही मामला उल्टा है। कैपिटल के अंदर 80% लोग जो है वो फ्रेंच है, जो यहां 40 थे, और 20% लोग डच है, जो यहां लगभग 60% थे। यहां पे मामला उल्टा है। कहां पे, वहां की कैपिटल के, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल जो ब्रसेल्स है, वहां पे मामला उल्टा है। अब देखेंगे कि मामले को सीधा कैसे करते हैं।
आगे देखते हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका, हमारा प्यारा रावण का देश श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर बेटा 74% लोग हैं जो सिन्हला स्पीकिंग है। सिन्हला एक लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज का पार्ट है। सिन्हला जो है, इसमें मैंने आपको कई बार सुनाया होगा श्रीलंका में नेशनल एंथम जय श्रीलंका माता। तो सिन्हला लैंग्वेज जो है बेटा वहां पे 75% लोग बोलते हैं, जबकि तमिल स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो 18% है। ठीक है ना। इस तमिल में भी कुछ तमिल जो वहां के नेटिव हैं और कुछ लोग इंडिया से गए, लगभग 5% लोग इंडिया से गए हुए हैं। ठीक है, तमिल स्पीकिंग में देखोगे। अब मसला क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, तमिल्स फील कंप्लीटली आउट नंबर्ड बाय द मैसिव मेजोरिटी। जो यहां पर 75-76% लोग हैं, ये इन तमिलों को दबा के रखना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहते हैं इन तमिलों को। लेकिन दिक्कत क्या है, तमिल में झुकने वाले हैं नहीं। साउथ इंडियन पुष्पा है तमिल, ये भी झुकेंगे नहीं, सरकार को झुका देंगे। अब दिक्कत क्या हुई, श्रीलंका चॉइस मेजोरिटलिज्म। श्रीलंका ने चॉइस किया कि जो मेजोरिटी वाला है ना उसी का चलेगा। हमारे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग जो है ना वो क्या है, सिन्हला स्पीकिंग है, बुद्धिस्ट हैं, तो हम सरकार चलाएंगे अपने हिसाब से। अब देखो, श्रीलंका को आजादी मिली है, श्रीलंका को आजादी मिली है 1948 में, इंडिया की आजादी के आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। अब वहां के लीडर ने चॉइस किया कि टोटल मेजोरिटी का कंट्रोल होगा हर जगह पे, हर जगह सिन्हला स्पीकिंग लोग होंगे, बुद्धिस्ट लोग होंगे, तमिल को राइट्स नहीं देंगे। मेजोरिटरिज्म का देखो बिलीफ होता क्या है, मेजोरिटरिज्म होता क्या है, इसका मतलब होता है अ बिलीफ that the majority group should rule the country however it want। मतलब जो मेजोरिटी चाहेगा अपनी मनमानी करेगा, यही है मेजोरिटरिज्म। ठीक है, जिसमें मेजोरिटी का रूल चले। अब हुआ क्या है, द विशेस एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी वालों की जो नीड है ना, जरूरतों को इग्नोर कर दिया यहां पे मेजोरिटी वालों ने। जैसे इंडिया में हिंदू 80% है और यहां पे जो माइनॉरिटी में मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, पारसी है, अगर इनको ऐसे दबा दे और ये टूट जाए, हड्डी हड्डी अलग हो जाए तो गलत है ना। इनको भी तो राइट मिलना चाहिए। श्रीलंका वालों ने क्या किया, तमिलियंस का राइट छीनने की कोशिश की है, लेकिन इसका उल्टा हो गया। इससे दिक्कत क्या हो गया, जैसे ही ये क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट, इससे हो गई दिक्कत की शुरुआत। कैसे, आप ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या हुआ, श्रीलंका ने स्टेप क्या लिया, आजादी के बाद श्रीलंका ने स्टेप लिया कि भैया सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। एक ही भाषा होगी, राष्ट्र भाषा, नेशनल लैंग्वेज, वो होगी सिन्हला। और तमिल को इन्होंने कर दिया इग्नोर। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एग्जाम में बोला तमिल तो नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा सिन्हला। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, इससे लोगों को लगा एलिनिएशन, हमें तो बिल्कुल अलग थलग कर दिया। किसने, जो मेजोरिटी वालों ने। तमिलियंस को लगा फील डिनाइड, उनको तो राइट्स ही नहीं मिला, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला जो उन्होंने डिमांड किया था। फिर उन्होंने बोला कि अब उठाएंगे कट्टा और बंदूक, गन, और एक नए देश की डिमांड की जिसका नाम रखा तमिल इलम। तमिलों का देश बनाएंगे, तमिल इलम, एक नया देश बनाएंगे श्रीलंका के अंदर, नॉर्दर्न श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका लेके। अब थर्ड स्टेप क्या हो बेटा, इससे कंट्री के अंदर हो गया सिविल वॉर। देश के अंदर ही एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं देश के अंदर ही। अब डिस्ट्रेस से क्या हुआ, टर्न इनटू वायलेंस। वायलेंस हो गया, कंट्री के अंदर दंगे हो रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड हो गए, एंड द कंट्री जो है सफर, इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए, और सोशली लोग एक दूसरे से इतने नफरत करने लगे, हेट्रेड फैल गई। ये दिक्कत हुआ सरकार के इस फैसले से। सरकार ने जब मेजोरिटी को सपोर्ट किया तो माइनॉरिटी हो गई नाराज। अब उसका उल्टा अब देखेंगे बेल्जियम ने क्या किया। बेल्जियम की चॉइस की अकोमोडेशन, जियो और जीने दो, दोनों को साथ में जोड़कर चलने की ख्वाहिश रखा। किसने, बेल्जियम ने। बेल्जियम के लीडर ने चूज किया, भैया देखो हम ना सबको लेके चलेंगे। उन्होंने बिल्कुल टोटली डिफरेंट रास्ता अपनाया। उन्होंने अवॉइड किया कंट्री जो है अलग अलग पार्ट में टूटे फटे, इससे अलग करने का उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। ऑफिशियली इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया कल्चरल डिफरेंसेस, बोला हाँ भाई है, डिफरेंसेस है तो है, मान लिया, बट इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे मैनेज करना है, इस पे इन्होंने किया काम। कैसे काम किया,
सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1970s और 1993 के बीच में इन्होंने अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 4 बार बदला ताकि सब खुश रहें। सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला, जहां की हर एक एथनिक ग्रुप को क्या हो, अच्छे से राइट मिले, इसका ध्यान रखते हुए। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया बार बार, जब तक सबको राइट नहीं मिलेगी टेंशन लेने का नहीं, सबको राइट नहीं मिलेगा तब तक रुकेगा नहीं, ठीक है ना, इसका ध्यान इन्होंने रखा। अब बेल्जियम का ब्लूप्रिंट क्या था, इनका पूरा स्टेप कैसे इन्होंने लिया, ध्यान से देखो। इन्होंने क्या किया बेल्जियम के अंदर, अब इन्होंने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, जैसे हमारे मोदी जी की सरकार है। यहां पे जो डच लोग थे ना बेटा और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, दोनों के मिनिस्टर इक्वल कर दिए, बाई बाई। तो 40% है, मैं 60 हूं, लेकिन हमारे मिनिस्टर जो होंगे ना बेटा दोनों के इक्वल होंगे, 50-50 बोले तो 50-50, कोई दिक्कत वाला मसला नहीं है, ठीक है। डिसीजन कोई भी होगा ना बेटा मिल के लेंगे, एक मन आदमी अकेले डिसीजन नहीं लेगा, चाहे फ्रेंच वाला हो, चाहे डच वाला हो, चाहे जर्मन वाला हो, सबको राइट्स देने की बात की गई। पहला काम तो इन्होंने ये किया। जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, जो स्टेट जैसे हमारा हरियाणा एक स्टेट है, यूपी स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, इन रीजन को क्या किया, पूरा पावर दे दिया। और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका भी इन्होंने ध्यान रखा। थर्ड, इन्होंने बनाया एक यूनिक कम्युनिटी गवर्नमेंट, इन्होंने बनाए कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसका काम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय लैंग्वेज ग्रुप, जिसका काम था मैनेज करे कल्चर को, एजुकेशन को और लैंग्वेज इश्यू को रिजॉल्व करे, जो मसला है उसको हल करे, ज्यादा आगे ना बढ़े इन चीजों का। तो 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। किसने, बेल्जियम ने। श्रीलंका का बिल्कुल उल्टा किया, किसने, बेल्जियम ने। अब ध्यान से देखो, अब इसका रिजल्ट क्या आया। 2 चॉइसेस थी, श्रीलंका की रावण के देश की, बेल्जियम जो यूरोपियन देश है। अब यहां पे क्या हुआ, अप्रोच था हार्ड पावर, कट्टे के दम पे सरकार चलाने की कोशिश मिर्जापुर की तरह। यहां पे मेजोरिटरिज्म की कोशिश की गई, रिजल्ट क्या हुआ, डिस्ट्रस्ट, लोगों में भरोसा नहीं है, वायलेंस हुआ एंड डिवास्टेटिंग सिविल वॉर हुआ, एकदम पूरी कंट्री धुआं धुआं हो गई। आउटकम क्या हुआ, डिवाइड होने की कगार पे कंट्री पहुंच गई, वीक हो गया नेशन, देश एकदम पीछे चला गया। वही दूसरा अप्रोच अगर आप देखोगे, बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने पावर को शेयर किया। आपके भाई तुम भी थोड़ी पावर रखो, थोड़ा हम भी रखते हैं, मिल बांट के खाएंगे। रिजल्ट क्या हुआ इसका, सिविक पीस आया, लोग इकट्ठा हुए, भाईचारा ऑन टॉप हो गया यहां पे। आउटकम क्या हुआ, सो स्टेबल, इतनी स्टेबल सरकार बन गई, इतने शांति प्रिय लोग हो गए कि यूरोपियन यूनियन ने बोला भैया अपना हेडक्वार्टर ना हम ब्रसेल्स में ही बनाएंगे, इतने शांति से वहां लोग रहते हैं, इतना शांति है, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ही बना दिया वहां पे। आप देख रहे हो, एकदम आश्चर्य की बात है, ठीक है। श्रीलंका में तो तालिबान वाला अपना हेडक्वार्टर न बनाया, इतनी दिक्कत थी, ठीक है। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वाई शेयरिंग पावर टू बिग रीजन। अब पावर शेयर जो करना है, 2 रीजन है। एक रीजन है प्रूडेंशियल रीजन, क्या है, प्रैक्टिकली क्यों करना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, एथिकल रीजन क्या है, मोरल रीजन है। ये भी जरूरी रीजन है। दोनों रीजन एक बार देखते हैं। ये तो मजबूरी है और ये दूसरी बात है मजबूरी नहीं, फिर भी करना तो चाहिए ना भाई, ये है। अब इट स्टॉप वायलेंस, इससे क्या होगा कि वायलेंस रुक गया पावर शेयर करने से। जो रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप एंड इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी द कंट्री। हर सोशल ग्रुप खुश है और कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड जो मोरल रीजन है, इट इज राइट टू डू इट, करना भी चाहिए, सही बात है। अकेले तुम क्यों पूरे कंट्री को रूल करोगे, देश तो सबका है, सब मिलबांट के रूल करेंगे। इट इज ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो यही चाहती है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो डेमोक्रेसी की स्पिरिट तो यही है भाई, जनता की सरकार होनी चाहिए। पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट एंड हाउ दे आर गवर्न। लोगों से पूछना भी चाहिए भाई कि आपको मैं गवर्न कर रहा हूं, आप पब्लिक से पूछ ही नहीं रहे हो, मनमानी कर रहे हो। डेमोक्रेसी है कि राजा महाराजा का रूल चल रहा है, मोनार्की है, ठीक है। अब बेटा इसमें ना लास्ट हमारा जो टॉपिक है ना, वो है 4 पिलर्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, अच्छे से चलाना है, सबको साथ लेके रखना है, भाईचारा बना के रखना है, तो इन 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अभी चार बातें जो है ना, ये तीर सीढ़ी झंडा और पब्लिक नहीं है, इनका कोई मतलब है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कैसे पावर शेयर करेंगे हॉरिजॉन्टली? अब ध्यान से देखो, यहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के पावर को शेयर करेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा इसको। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एट सेम लेवल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे टॉप लेवल है, बट वहां भी पावर शेयर होगा। कैसे? इससे चेक एंड बैलेंस बनेगा। नन ऑफ द ऑर्गन हैज अल्टीमेट पावर। एक के पास पावर नहीं रहेगा कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर है या लेजिस्लेचर के पास पावर है या जुडिशरी के पास पावर। क्या होगा? चेक होगा। ईच अदर की पावर को क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर जुडिशरी ने कोई मनमानी किया तो लेजिस्लेचर उसके खिलाफ लॉ बना देगा। अगर लेजिस्लेचर ने कोई मनमानी किया, जुडिशरी चेक करेगी। ऐसा कैसा लॉ बना दिया भाई? ऐसे होगा। एग्जाम्पल, जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। अब जज को अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बट जजेस कैन चेक लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब जज अब इनको अपॉइंट किया भाई साहब ने, अभी भाई साहब क्या लॉ बनाएंगे, इसको ये चेक करेंगे। अपॉइंट एग्जीक्यूटिव ने किया है जज को, बट अगर जज को हटाना है तो ये नहीं हटा सकते, यहां आना पड़ेगा लेजिस्लेचर में, इंपीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा। आप देख रहे हो एक दूसरे में कितना चेक एंड बैलेंस है। इन्होंने कोई लॉ बनाया, गड़बड़ है, एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया, गड़बड़ है, जुडिशरी चेक करेगी। जुडिशरी कोई बदमाशी कर रही है, लेजिस्लेचर चेक करेगा। तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो इससे क्या होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कोई भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। जज हो और चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे एमपी एमएलए हो, कोई भी मनमानी नहीं करेगा। तो हमारा पहला क्या था बेटा स्टेप? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में हमने क्या किया? पावर को शेयर कर दिया। अब दूसरा है बेटा, दूसरे में हम क्या करेंगे? अब ये देख रहे हो ना ऐसे स्टेयर्स के सीढ़ी वाले। अब इसमें क्या होगा? वर्टिकल पावर शेयरिंग। बोले तो मोदी जी और साथ में योगी जी। कैसे? फर्स्ट वन, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे पावर शेयर करेंगे। कैसे? ऑफन कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे फेडरलिज्म होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नायब सिंह सैनी की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो है थर्ड लेवल जो हमारी है, जो हमारे अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, विलेज वगैरह होता है यहां पर। अब एग्जांपल देखो, इंडिया हैज अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर होल द कंट्री, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे यहां है, जो अलग अलग रीजन में होती है, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बिल्कुल। और तीसरी हमारी है पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल, जो झाड़ू वाड़ू लगवाती है, गार्डन वार्डन साफ वाफ करवाती है, वो वाली जो है यहां पे है, थर्ड लेवल पे है। ठीक है बेटा? सो यहां पे पावर शेयर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी इससे लोकल गवर्नमेंट से। तो हर किसी के पास पावर है। ये तरीका है दूसरा, वर्टिकल पावर शेयरिंग करने का। अब बेटा हमारा थर्ड तरीका है शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। अब सोसाइटी के अंदर अलग ग्रुप के लोग हैं, भैया थोड़ा बहुत पावर उनके में शेयर कर लो। अब जैसे अब मान लो स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के लोग हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग हैं, उनमें भी पावर शेयर कर दो। अब इंडिया में हिंदी स्पीकिंग लोग भी हैं, तमिल, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज के हैं, तो उनमें भी पावर शेयर करो। अब अलग अलग धर्म के लोग हैं, उसमें भी पावर शेयर करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज वाले ग्रुप में भी पावर शेयर करना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी लोग हैं ना, जो कम में हैं, उन कम्युनिटी का हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, उनको फेयर शेयर देना पड़ेगा, और उनको ऐसा न लगे कि एलिनिएटेड हो गया, उनको अलग थलग कर दिया गया, उनको भी साथ में लेके चलना है भाई। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन है, किसका? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बहुत सारी लोकसभा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करके रखा गया है, ताकि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, SC SC वाले हैं, विमेंस के लिए होने वाला 2029 से, ताकि वो कम्युनिटी के लोग भी सरकार में आए। जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वैसे ही हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन की हेल्प से ST SC और अभी तो विमेन के लिए भी रिजर्वेशन आएगा, ताकि पार्लियामेंट के अंदर सारे नेता नहीं बैठे, वहां पर कुछ सारे मेल नहीं बैठे, फीमेल्स भी बैठे हैं, और फीमेल्स भी अपनी राइट की बात वहां पे करें।
अब बेटा जो लास्ट हमारा है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही सरकार रहेगी, ऐसा नहीं है। पावर को शेयर करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इलेक्शन इंश्योर करेगा पावर रेयरली स्टे इन वन हैंड फॉर एवर। अच्छे से काम करोगे फिर से वोट मिलेगा, बदमाशी करोगे काम नहीं करोगे अगली बार कोई वोट नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पावर बदलती रहेगी, इलेक्शन हुआ चेंज हो जाएंगे। नो वन सिंगल पार्टी विन अ मेजोरिटी, अगर कोई एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई ना तो बहुत सारी पार्टियां आपस में कोalition बनाएंगी, गठबंधन बनाएंगी और अपनी सरकार बना लेंगी। थर्ड है दिस क्रिएट अ कोalition गवर्नमेंट, इससे क्या होगा जो राइवल पार्टी है ना सामने वाला उसको पिछाड़ के अपनी सरकार बनाएंगे मिलके सारे लोग, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहां पर क्या होगा, हमने पावर को शेयर किया अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी, इसको भी हमने ध्यान में रखा। अब बेटा अल्टीमेट जो ब्लूप्रिंट है ना, अगर आपको पावर शेयर करना है स्पेशली डेमोक्रेसी के अंदर, तो आपको भैया हॉरिजॉन्टल भी करना पड़ेगा, वर्टिकल भी करना पड़ेगा और सोशल जो अलग अलग सोशल ग्रुप के हैं इनमें भी पावर शेयर करना पड़ेगा। अब बेटा हमारा चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। हमने स्टार्ट किया था एक मिथ से, पावर शेयरिंग वीक इन द कंट्री, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि पावर शेयरिंग करना उतना बुरा नहीं, उससे फायदा ही होता है। ट्रुथ क्या है, एग्जैक्टली इसका अपोजिट है, पावर शेयरिंग करने से स्ट्रांग बनती है कंट्री, ठीक है। अब यहां तक हमने देखा कि चाहे वर्टिकल पावर शेयरिंग हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इससे क्या होगा, जो अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं सबको साथ में लेके चलेंगे। देखो क्या लिखा है, थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल सोशल कोएलिशन, पावर शेयरिंग से क्या हो रहा है, एक तरह का ऐसा ग्लू है जो अलग डेमोक्रेसी को इकट्ठा करके रखेगा, डाइवर्स ग्रुप को इकट्ठा करके रखेगा। यही तो डेमोक्रेसी का फायदा है, यही तो पावर शेयरिंग है कि एक दूसरे के बीच में पावर शेयर करके देश को आगे लेके चलना है। तो बेटा ये था टोटल हमारा चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ऐसे ही चैप्टर 2 चैप्टर 3 पूरा लाइन से चलता रहेगा। आप बेटा देखते रहो, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो और अपने सजेशन देते रहो बेटा, बिल्कुल। और अगर आप बोलोगे कुछ और चेंज करना है और चेंज करके पढ़ाएंगे बेटा। इसको लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को बेटा आगे बढ़ने दो। थैंक यू।